नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब पर, अध्याय 1 भारत महिमा। और इस पर हम कह सकते हैं एक बहुत गहरी और सार्थक चर्चा करेंगे। हमारे पास पाठ्य पुस्तक का अंश तो है ही। देखिए, ये कविता जयशंकर प्रसाद जी ने लगभग 100 साल पहले लिखी थी। तो आज हमारा बड़ा सवाल यही है कि आजादी के इतने दशकों बाद आज के भारत के लिए इस कविता के क्या मायने हैं। ये सवाल बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि यही इस पूरी चर्चा की नींव है। ये कविता सिर्फ परीक्षा के लिए एक अध्याय नहीं है। ये अपने देश की आत्मा को समझने का एक नजरिया है। और जब हम जयशंकर प्रसाद जैसे महान कवि की बात करते हैं तो ये समझना भी जरूरी है कि वे कौन थे। जैसा कि स्रोत में भी है, उनका जन्म 1890 में वाराणसी में हुआ। वो सिर्फ कवि नहीं थे, वो नाटककार थे, उपन्यासकार, कहानीकार, सब कुछ थे। हाँ, एक बहुमुखी प्रतिभा। बिल्कुल, कमायनी जैसा महाकाव्य या फिर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जैसे नाटक। उन्होंने भारतीय इतिहास और दर्शन को साहित्य में एक तरह से जिंदा कर दिया है। उनकी हर रचना में भारत का वो गौरवशाली अतीत वो धड़कता है। बिल्कुल, और वही धड़कन भारत महिमा में भी सुनाई देती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस कविता की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रसाद जी भारत की कैसी तस्वीर बना रहे थे। पहली पंक्तियां हैं, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जब मैं इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक सुबह का सुंदर वर्णन नहीं दिखता। मुझे लगता है जैसे प्रकृति खुद भारत को एक दैवीय आशीर्वाद दे रही हो। ये भूगोल से कहीं ज्यादा है, ये एक भावना है। वाह, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। ये सिर्फ भूगोल नहीं, भावना है। प्रसाद जी यहाँ भारत को एक जीवंत सत्ता, एक लिविंग एंटिटी की तरह देख रहे हैं। हिमालय को वो भारत का आंगन कहते हैं, घर का सबसे पवित्र हिस्सा। और सुबह की पहली किरणें, उषा, वो किसी मेहमान की तरह भारत का हंसकर अभिनंदन कर रही हैं। ये कल्पना तो कमाल की है। और ये हीरक हार पहनाने वाली बात, इसका शाब्दिक अर्थ तो शायद ओस की बूंदों से है जो सूरज की रोशनी में चमकती हैं। पर क्या इसका कोई और कोई गहरा प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता है, जैसे भारत के महान विचारकों और संतों की चमक? बहुत सुंदर नजरिया है और निश्चित रूप से काव्य में अर्थ की कई परतें होती हैं। शाब्दिक अर्थ बिल्कुल वही है जो आपने कहा। सुबह की ओस की बूंदें जब पत्तों और घास पर चमकती हैं तो हीरों के हार जैसी लगती हैं। लेकिन इसका गहरा अर्थ भारत की पवित्रता, उसकी निर्मलता और उसके अनमोल ज्ञान से है। प्रकृति भारत को सिर्फ सजा नहीं रही, बल्कि उसके मूल्यवान होने का संकेत दे रही है। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से भी जब काव्य सौंदर्य पर लिखना हो तो इस तरह की कल्पना का जिक्र करना बहुत अच्छे अंक दिला सकता है। अच्छा, तो प्रकृति के इस दिव्य स्वागत के बाद प्रसाद जी भारत के वैश्विक योगदान पर आते हैं। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति होठ यशोक। ये पंक्तियां बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, क्या ये कहना कि सबसे पहले हम जगे थोड़ी अतिशयोक्ति नहीं है? दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी तो महान सभ्यताएं थीं। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर हमें कवि के दृष्टिकोण को समझना होगा। जगने का मतलब यहाँ ज्ञान के उदय से है, खासकर आध्यात्मिक ज्ञान। प्रसाद जी उस दौर की बात कर रहे हैं जब वेदों और उपनिषदों का ज्ञान भारत में जन्मा। उनका दावा भौतिक विकास का नहीं है, बल्कि आत्मिक और दार्शनिक चेतना का है। उनका कहना है कि भारत ने वो आलोक यानी प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाया, जिससे अज्ञान का अंधेरा, जिसे उन्होंने व्योमतम पुंज कहा है। अच्छा, व्योमतम पुंज। हाँ, वो नष्ट हुआ और पूरा संसार अशोक यानी शोक रहित हो गया। तो ये एक तरह का आध्यात्मिक नेतृत्व था। बिल्कुल। और हमने उस ज्ञान को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया को दिया। बिल्कुल। वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत यहीं से तो आता है। भारत ने अपने ज्ञान पर कभी एकाधिकार नहीं जताया। और ये सिर्फ दार्शनिक ज्ञान ही नहीं था। अगली पंक्तियों में प्रसाद जी कला की बात करते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्तस्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यहाँ विमल वाणी तो साफ तौर पर ज्ञान की देवी सरस्वती की ओर इशारा है। ऐसा लग रहा है जैसे ज्ञान के बाद अब कला और संगीत की बारी है। सभी पकड़ा आपने। प्रसाद जी कह रहे हैं कि ज्ञान की देवी सरस्वती ने अपने कमल जैसे कोमल हाथों में प्रेम से वीणा उठाई और जब उन्होंने उसे बजाया तो सप्त सिंधु यानी पंजाब और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, वहां संगीत के 7 स्वर गूंज उठे। और इसी से साम संगीत यानी साम वेद की रचना हुई,
जो भारतीय संगीत का मूल स्रोत माना जाता है। ये पंक्तियां बताती हैं कि भारत सिर्फ दर्शन में नहीं बल्कि कला और संगीत में भी दुनिया का मार्गदर्शक रहा है। ज्ञान, दर्शन, संगीत। प्रसाद जी एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर का एक खाका तैयार कर रहे हैं, और ये बात अगले पंक्तियों में और भी साफ हो जाती है, जो मेरी सबसे पसंदीदा है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षुक होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। अच्छा, आपकी पसंदीदा क्यों है ये पंक्तियां? क्योंकि ये आज के दौर में बहुत बहुत प्रासंगिक लगती हैं। आज जब दुनिया हथियारों की होड़ में लगी है, तब प्रसाद जी याद दिला रहे हैं कि भारत की असली जीत लोहे यानी शस्त्रों से नहीं बल्कि धर्म से हुई है। यहाँ धर्म का मतलब किसी मजहब से नहीं बल्कि कर्तव्य, करुणा, मानवता, इससे है। हमने जमीनें नहीं, दिल जीते हैं। आपने एकदम सही सार पकड़ा है। यह पंक्ति आज के सॉफ्ट पावर के सिद्धांत का सदियों पुराना भारतीय संस्करण है। जी। योग, सिनेमा, दर्शन, साहित्य, यही तो भारत की असली ताकत रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे सम्राट, जिन्होंने राजपाट त्याग कर भिक्षु का जीवन अपनाया और घर घर जाकर दया और शांति का संदेश दिया। जरा सोचिए, एक सम्राट अपनी ताकत छोड़कर प्रेम बांट रहा है। यही तो भारत की अनूठी विजय थी। ये पंक्तियां भावार्थ लिखने के लिए अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, और इसमें लोहे और धर्म के प्रतीकात्मक अर्थ को समझाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इन महान आदर्शों के बाद कवि हमारे पूर्वजों के व्यक्तिगत चरित्र पर आते हैं। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ ये जो टेव शब्द है, इसका क्या अर्थ है? टेव का मतलब है आदत या स्वभाव। कवि कह रहे हैं कि प्रतिज्ञा निभाना हमारी आदत थी, हमारे स्वभाव में था वो। हमारे पूर्वज वचन के पक्के थे, उनके हृदय में स्वाभिमान का तेज था और उनकी बातों में हमेशा सच्चाई होती थी। ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र की बुनियाद थी। और इसी चरित्र का एक और पहलू है, दान और अतिथि सत्कार। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। ये तो सीधी सीधी अतिथि देवो भव की बात है। लेकिन संचय में था दान, इसका क्या मतलब है? ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हम जमा भी करते थे और दान भी करते थे। हाँ, ये बहुत गहरा विचार है। इसका मतलब है कि हम धन संपत्ति इकट्ठा करते थे, लेकिन उसका उद्देश्य व्यक्तिगत भोग विलास नहीं था। उसका उद्देश्य था परोपकार और दान। हमारा संचय समाज के लिए था, स्वार्थ के लिए नहीं। हम कमाते थे ताकि जरूरतमंद की मदद कर सकें। यह आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उसके बिल्कुल विपरीत एक दर्शन है। अगर इस छंद पर गद्य आकलन के लिए प्रश्न बनाने हों, तो एक सवाल यह बन सकता है कि कवि के अनुसार भारतीयों की संचय करने की प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये एक बेहतरीन सवाल है। तो अब तक प्रसाद जी ने भारत के अतीत का एक बहुत भव्य चित्र खींचा है। प्राकृतिक सौंदर्य, ज्ञान का उदय, कला, धर्म की विजय और महान चारित्रिक मूल्य। लेकिन फिर वो अचानक वर्तमान में लौट आते हैं। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। ऐसा लगता है जैसे वो हमें झिंझोड़ कर कुछ याद दिला रहे हैं। बिल्कुल, ये कविता का एक अहम मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट है। यहां तक वो बता रहे थे कि हम क्या थे, अब वो कह रहे हैं कि हम आज भी वही हैं। वो उस समय के भारतवासियों को जो गुलामी की निराशा में जी रहे थे, उनका आत्मविश्वास लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी नसों में उन्हीं महान पूर्वजों का खून बह रहा है। हमारे पास वही देश है, वही साहस और ज्ञान की विरासत है। हम शांति और शक्ति का संतुलन रखने वाले उन्हीं आर्यों की संतान हैं। ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक ऊर्जा भरने का काम है। और इस ऊर्जा को जगाने के बाद वो कविता का समापन एक संकल्प, एक प्रतिज्ञा के साथ करते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। ये पंक्तियां तो सीधे सीधे देश के प्रति समर्पण का आह्वान है। हाँ, ये पूरी कविता का सार है, उसका क्लाइमैक्स। कवि कहते हैं कि अगर जीना है तो सिर्फ इस देश के लिए जियो। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम इस भूमि पर पैदा हुए हैं, और अगर जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व इस देश पर न्यौछावर करने के लिए तैयार रहो। आप सोचिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौर में इन पंक्तियों ने न जाने कितने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी होगी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
तो इस कविता से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? एक लिस्ट के बजाय अगर हम इसे कुछ थीम्स में बांटें तो? हाँ, ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस कविता को हम 4 मुख्य थीम्स या केंद्रीय भावों में बांट सकते हैं। पहला है भारत का प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी पवित्रता, जैसा हमने हिमालय के आंगन और हीरक हार में देखा। ठीक है। दूसरा है विश्व गुरु के रूप में भारत का योगदान। इसमें वो ज्ञान का प्रकाश फैलाना, संगीत की रचना और धर्म की विजय, ये सब शामिल है। तीसरा है भारतीयों के चारित्रिक मूल्य, जैसे सत्य, वीरता, वचनबद्धता, दान और अतिथि सत्कार। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण थीम है प्रखर देश प्रेम और आत्म बलिदान की भावना। अगर इन 4 थीम्स को ध्यान में रखकर उत्तर लिखे जाएं, तो मुझे लगता है कविता का कोई भी पहलू छूटेगा नहीं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कवि परिचय, जैसा हमने शुरू में बात की थी, जयशंकर प्रसाद और उनकी रचनाओं, खासकर कामायनी का जिक्र करना, और व्योमतम, विपन, टेव जैसे जो थोड़े कठिन शब्द हैं, उनका सही अर्थ पता होना भी जरूरी है। निश्चित रूप से शब्दार्थ और कवि परिचय वस्तुनिष्ठ प्रश्नों यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए महत्वपूर्ण है, और थीम्स को समझना वर्णनात्मक प्रश्नों यानी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो ये थी जयशंकर प्रसाद जी की अद्भुत कविता भारत महिमा। ये कविता हमें सिर्फ हमारे इतिहास पर गर्व करना नहीं सिखाती, बल्कि भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी का एहसास भी कराती है। ये हमें बताती है कि हम कौन थे, ताकि हम ये तय कर सकें कि हमें क्या बनना है। बिल्कुल सही कहा। ये कविता एक पुल की तरह है जो हमारे गौरवशाली अतीत को हमारे वर्तमान की जिम्मेदारियों से जोड़ती है। ये सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये एक प्रेरणा है। जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर हमने शुरू में भी इशारा किया था। प्रसाद जी की कविता सर्वस्व निछावर करने का आह्वान करती है। उस दौर में इसका अर्थ शायद आजादी की लड़ाई में जान दे देना था, पर आज के इस वैश्विक और डिजिटल युग में अपने देश के लिए सर्वस्व निछावर करने का क्या अर्थ हो सकता है? क्या इसका मतलब सिर्फ सेना में भर्ती होना है, या फिर अपना काम ईमानदारी से करना, देश को स्वच्छ रखना और सामाजिक सद्भाव बनाए रखना भी देश के लिए एक तरह का समर्पण ही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।